नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कि एमपी सिविल जज क्लास सेकंड का जो मेंस एग्जाम होगी, उस मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम बेयरएक्ट को स्टडी करें कि हम जो है बुक्स को स्टडी करें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, बात को समझिएगा कि जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंतर्गत जो है फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, इन दोनों पेपर में जो विषय सूची दी गई है, जो अधिनियम दिए गए हैं, इनमें कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिनमें आपको केवल और केवल बेयरएक्ट का ही अध्ययन करना है, और कुछ एक्ट्स या कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आपको बेयरएक्ट तो अध्ययन करना ही है, इसके साथ साथ जो है आपको बुक्स का भी अध्ययन करना है, बुक्स को भी की भी सहायता आपको लेनी है। तो मित्रों, यहां पर हम आपको बताते हैं कौन कौन से वो एक्ट्स हैं या कौन कौन से वो विषय हैं जिसमें आपको जो है बेयरएक्ट का भी यूज करना है और बुक का भी यूज करना है। जिसमें सबसे पहले भारत का संविधान। भारत के संविधान को जो है आप बेयरएक्ट से तो पढ़िए ही बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है बुक्स को भी अध्ययन करिए। बुक्स कौन सी है ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि भाई आपको जो है कौन कौन सी बुक्स यहां पर पढ़नी है। यहां पर अभी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से एक्ट हैं जिनमें आपको बुक की सहायता भी लेनी है और बेयरएक्ट को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले भारत का संविधान, इसके अंतर्गत आपको बुक की हेल्प भी लेनी है और बेयरएक्ट को तो अच्छे से पढ़ना ही है। फिर इसके बाद संपत्ति नियंत्रण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है बेयरएक्ट में, वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी कठिन भाषा है, एक बार में समझ में नहीं आती है, कई बार जरूरत होती है कि हम कोई रेफरेंस बुक यूज करें। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए आपको जो है बेयरएक्ट तो अपने साथ रखना ही है, पढ़ना ही है, इसके साथ जो है आप बुक्स को रिफर जरूर करिएगा अपने आंसर्स को फ्रेम करने में। फिर इसके बाद भारतीय संविदा अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए भी आप जो है बुक्स को यूज जरूर करिएगा। बिगर बुक्स के यूज किए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे केस लॉज हैं, लीडिंग केस लॉज हैं जो बेयरएक्ट में अवेलेबल नहीं है लेकिन बुक्स में अवेलेबल होते हैं। तो उसकी हेल्प से आप जो है आंसर फ्रेम करें। फिर इसके बाद हम देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। अब देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए जो है आप केवल बेयरएक्ट को ही देखिए, मैं आपको बिल्कुल रेफर नहीं करूंगा कि आप जो है किसी बुक को आप देखें। देखिए, पहली बात तो इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, अभी हाल फिलहाल जितना मुझे पता है मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें अमेंडमेंट कवर्ड कर लिए गए हैं। अगर बुक आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपको जो राय है, मेरी जो आपको सलाह है, आप इसको जो है केवल बेयरएक्ट की हेल्प से पढ़िए। और कहीं पर डाउट आ जाता है या कुछ आ जाता है तो आप जो भी आपके सीनियर हो या जिसके जो है गाइडेंस में आप तैयारी कर रहे हो, आप उसकी हेल्प लीजिए, उनसे पूछिए। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप किसी भी विषय के बारे में मेरे से पूछेंगे, मैं जहां तक हो सकता है यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहां पर जो अगला एक्ट है हमारा परिसीमा अधिनियम। बात को समझिएगा, परिसीमा अधिनियम भी छोटा सा एक्ट है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप जो है परिसीमा अधिनियम को, लिमिटेशन एक्ट को आप बेयरएक्ट से ही पढ़िए, बुक्स रिफर करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा एक्ट है। तो यहां पर जो है इन 6 एक्ट में से आपको जो 3 एक्ट्स हैं, एक भारत का संविधान, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, इन तीनों में आपको जो है बुक्स का यूज करना है, प्लस बेयरएक्ट को तो पढ़ना ही है। अब हम देखें जो थर्ड पेपर है, इसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसमें आपको बुक रिफर करनी है या जिसमें आपको केवल बेयरएक्ट देखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। देखिए, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के लिए कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है और बुक की आवश्यकता भी नहीं है। बेयरएक्ट की लैंग्वेज बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सिंपल है, और हमारे वीडियोस आपको आगे मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन प्लस उसके आंसर भी बताएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन जो है किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आंसर आपको कैसे लिखना है, तो वो सारी बातें बताएंगे, तो वो पर्याप्त होगा। तो यहां पर आप देखिए कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के लिए आपको कोई बुक रिफर नहीं करना है, बेयरएक्ट को यहां पर पढ़ना है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। इसके लिए भी देखिए, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में भी लगभग 50 to 60% अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुए हैं। और अगर जो है इन अमेंडमेंट के लिए मार्केट में अभी बुक भी अपडेटेड बुक नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो बेस्ट सलाह है कि आप जो है इसको बेयरएक्ट से ही पढ़िए। और हमारे वीडियो जो है
एमपी एलआरसी के जो अमेंडमेंट के वीडियो है हमने इसमें डाल दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए, पूरा अमेंडमेंट हमने कवर कर रखा है, 1 और 2 वॉल्यूम्स में पूरा है, तो आप वहां देखिएगा। लेकिन यहां पर हम आपको यही बोलेंगे कि एमपी एलआरसी को जो है आप जो है डायरेक्ट से पढ़िए और डायरेक्ट से ही आप इसके आंसर फ्रेमिंग करिए। फिर इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखिए, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें सेक्शंस तो उतनी ज्यादा नहीं है, जैसे आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, उस उतनी सेक्शंस में नहीं है, लेकिन वो सेक्शन एक एक सेक्शन जो है एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताती है। मैं तो कहूंगा कि ये जो एक्ट है यह विधियों में भगवान की श्रेणी रखता है। देखिए, झूठ पकड़ने का अस्त्र है यह झूठों से सच उगलवाता है, मतलब झूठों से सच उगलवाना बहुत मुश्किल काम है और भगवान ही कर सकते हैं। तो ये एक्ट जो है उसकी स्थिति रखता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए आपको बैरेट के साथ साथ बुक को भी रेफर करना है। कौन सी बुक है मैं आपको भी बताता हूं। फिर देखिए, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, बहुत बड़ा एक्ट है, 511 धाराएं हैं, तो इसके लिए भी आपको बैरेट प्लस बुक को यूज करना है। बात समझिएगा, एक्ट बड़ा है तो हम ऐसा नहीं कि हर सेक्शन को पढ़ें। मैंने आपको बताया है कि भाई हमको तैयारी कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि आपको टॉपिक चयन करने हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि हमको पढ़ना क्या है। उसके लिए तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स में से आप पर्टिकुलर एक्ट के या पर्टिकुलर विषय के क्वेश्चंस को अलग कीजिए, फिर उनका अवलोकन कीजिए कि इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो किस किस टॉपिक से बन रहे हैं, और उस टॉपिक को आप तैयार कीजिए बैरेट की हेल्प से और बुक की हेल्प से, दोनों की सहायता लीजिए और उन आंसर्स को तैयार कीजिए, उस एक्ट को तैयार कीजिए। फिर इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा या प्रेफर करूंगा कि आप जो है बैरेट को ही अच्छे से पढ़ें। बैरेट में बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत सफिशिएंट जो कह सकते हैं कि सारी बातें हैं और बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज भी नहीं है। तो आप सीआरपीसी के लिए भी बैरेट को ही पढ़िए। कंसेप्ट वही है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड करना है उनको पढ़ना है। इसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 138 से सेक्शन 147 तक मेन में पूछा जाएगा। तो यहां पर जो है देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए जो है बुक की जरूरत तो है ही नहीं, आप बैरेट को पढ़िए और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे आप कर लीजिए। जहां तक संभावना है रिपीट होगा क्वेश्चन, जहां तक पॉसिबिलिटी है वही क्वेश्चन वापस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप जो है इसको देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एमपी एडीजे के एग्जाम में भी एनआई एक्ट है और उसमें भी यही सेक्शंस हैं। तो आपको एमपी सीजे में जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं उनको भी तैयार करना है। इसके साथ साथ एमपी एडीजे के पुराने पेपर्स आप देखिए, उसमें सेक्शन 138 से सेक्शन 147 तक क्या क्या क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी तैयार कर लीजिए। इतना तैयार कर लेंगे तो आप पूरा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई बुक्स हम कौन कौन सी लें। तो बात को समझिएगा मित्रों, बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी भी मार्केट में अच्छे राइटर्स की बुक हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे कि अगर हम भारत का संविधान देखें तो भारत के संविधान में जयनारायण पांडे जी की बुक है, डीडी वासु साहब की बुक है, और भी कई सारे राइटर्स की बुक है। इसके साथ संपत्ति यंत्रण की बात करें तो कई सारे जो है बुक्स हैं, परंजपे साहब है, और भी कई सारी बुक्स हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, मैं आपको एक बुक का नाम बता दूं कि भाई आईपीसी के लिए आप ये बुक पढ़ लीजिए, एविडेंस के लिए आप ये बुक पढ़ लीजिए। मैंने आपको नाम बता दिया और आप बुक परचेज कर लाए। आप जब उस बुक को पढ़ने बैठे तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज स्पष्ट ही नहीं हो रही, आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप जो है उसकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपकी कमी नहीं है, राइटर की भी कमी नहीं है, ये जो है कह सकते हैं एक गैप चलता है कि जो व्यक्ति बुक को लिख रहा है उसकी भाषा शैली, कई अच्छे राइटर्स जिनकी भाषा शैली बहुत कठिन होती है, बात बहुत अच्छी लिखी है लेकिन भाषा शैली कठिन है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लीजिए, डीडी वासु साहब का कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और उसी के साथ साथ जयनारायण पांडे साहब की बुक है। इन दोनों लैंग्वेज में जो मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें मुझे डीडी वासु साहब की लैंग्वेज टफ लगती है कि भाई इसमें लैंग्वेज जो है बहुत टफ है, लेकिन जयनारायण पांडे साहब की बुक जो है इसकी लैंग्वेज आसान है। तो आप जो है ऐसे, अब आपको करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर किसी बुक को मैं आपको बता दूं, आप उस बुक को मत लीजिए, क्योंकि आपका उससे जो है केवल पैसा आपका खर्च हो जाएगा लेकिन आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अपने को करना क्या है बुक लेने के लिए, तो बात समझिएगा कि आपको जो है जब आप बुक लेने जाएं तो आप अच्छे राइटर्स की बुक जो है, जो भी बुक्स पेपर है उससे आप निकलवाएं और हर बुक को आप कम से कम जो है 5 से 10 मिनट आप उसको पढ़ें
उसका कोई भी एक टॉपिक आप उठा लें और उस टॉपिक को आप पढ़ें। आप देखें कि क्या जो राइटर आपको जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वह उस कंसेप्ट को आपको समझ में आ रहा है, क्या आप उस कंसेप्ट को उस बुक से समझ रहे हैं। तो ये आप देखिए, एक बुक को देखिए, दो बुक को देखिए, तीन बुक को आप पढ़ के देखिए। पढ़ के देखने के बाद जिस बुक की लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, समझ में आ रही हो, आप वो बुक खरीदिए। तो इस प्रकार से जो है आपको यहां पर बुक्स का सिलेक्शन करना है। आपको किसी पर्सन ने आपको कोई बुक बता दी, आपको उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए, मेन रूप से तो डायरेक्ट ही पढ़ना है। बुक का यूज हम कहां करते हैं? बुक का यूज हम करते हैं कहीं पर कोई डायरेक्ट में कोई ऐसा क्लॉज आ गया है, कोई ऐसी बात है जो हमको डायरेक्ट की लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे? बुक्स को रिफर करेंगे। लेकिन अगर आपने बुक्स भी ऐसी ले ली या बुक ऐसी ले ली जिसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आ रही, डायरेक्ट की तो आ ही नहीं रही, उस बुक की भी नहीं आ रही, अब तो फिर गड़बड़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप बुक ऐसी खरीदिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो और वो बुक आपके लिए सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इन एक्ट्स के जो मैंने आपको बताई बुक खरीदिए, और जिन एक्ट में मैंने आपको कहा कि आप इनके डायरेक्ट कोई अध्ययन कीजिए तो वो वहां पर पर्याप्त होते हैं। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि कैसे आपको बुक्स के साथ डायरेक्ट का अध्ययन करना है और किन में केवल डायरेक्ट पढ़ना है। तो मित्रों, यहां पर आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी कुछ वीडियोस अपलोड होंगी जो कि आपके सीजे एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा और आप जो है जल्दी उस वीडियो को आप जो है देख पाएंगे। तो आप जो है कह सकते हैं बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका जो है यथासंभव रिप्लाई करेंगे। आपकी जो भी समस्या है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।